नमस्कार, मैं सुनीता कथा मंथन में आप सबका स्वागत करती हूँ। कथा मंथन में सुनिए गोपाल राम जी की कहानी गेरुआ बाबा का तृतीय अध्याय। इसके पहले के अध्याय आपको हमारी प्लेलिस्ट से मिल जाएंगे, लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। गेरुआ बाबा अपने ऑफिस में पहुंचे। 12 बज चुके थे। सुपरिटेंडेंट सामने बैठे सोच रहे थे। देखते ही बोले, अरे कहिए बाबा जी, कुछ काम बना या नहीं? एक चिट्ठी पढ़िया, जान पड़ता है मुरलीधर के यहाँ से आई है। गेरुआ, काम तो बहुत कुछ रास्ते पर आ गया। मूलचंद से खासी मित्राई भी हो गई। उनको एक अच्छे जासूस की जरूरत है। वे गेरुआ बाबा को चाहते हैं। उनका नाम और यश उन्होंने बहुत सुना है, पहचानते नहीं, इसलिए मुझे दूसरे ही रूप में जाना होगा। इतना कहकर गेरुआ बाबा चिट्ठी पढ़ने लगे। लिखने वाली वही मुरलीधर की बहन नोखा बुढ़िया थी। उसने लिखा था, इस चोरी के मामले में आज रात को फेकनी से बेजान पहचान के आदमी ने जो बातें की हैं वही लिखती हूँ। दोनों की बातचीत नीचे देती हूँ। उसने कहा, अरे आ गई मेरी लक्ष्मी। फेकनी, तुमने कहा था कि आएंगे, तब आती नहीं तो क्या करती? देखा, मैं अपनी बात तुम्हारे सामने कभी झूठी न पड़ने दूंगा। अच्छा दे दो ना कागज, फेकनी ने कहा। अरे तो इतनी जल्दी काहे की पड़ी है? फेकनी, लाए हो या नहीं? वह कागज मेरी जान के पीछे है, मैं उसको कहीं छोड़ता हूँ। फेकनी, तब देते काहे नहीं? जब जून बेरा होगी तब ना। फेकनी, बाप रे बाप, अब जून बेरा कब होगी? तुमने कहा था कि प्यारी के घर में बगीचे से जाने को किस खिड़की से सुविधा होगा, सो मैंने बता दिया और तुमने काम कर लिया। तुमने कहा था कि काम कर देने पर और कुछ करना नहीं पड़ेगा, ना और कोई फरमाइश बाकी रहेगी। कागज चुपचाप दे दोगे। अब सब काम कर दिया, मेरी ओर से कुछ कसर नहीं। तब तुम अपनी बात पूरी करने में क्यों कसर करते हो? तुमने जो गहने बतलाए थे उनमें से एक तो है ही नहीं। फेकनी, मैंने जो देखा सो कहा। 2 हार कहा था ना? हाँ, लेकिन गब्दू तो वह एक नहीं लाया। फेकनी, कौन चीज? अरे हार नहीं ले आया। हार, वह ऐसा बच्चा तो है नहीं कि फेक आएगा। वैसी दामी चीज कुछ सुई तो नहीं कि सड़क पड़ेगी। इससे जान पड़ता है कि तुमने इस बार धोखा दिया है। वह गब्दुआ गधा नहीं, उसी का काम है। तुमको वहां के गारद से निकाला था। फेकनी, अब तो दादा हमारा नाकन में दम आ गया। अब हमसे तुमसे लोगों का हुक्म नहीं सहा जाएगा। कागज दे दो हमारा। तो हमारा व्यवहार दे दो। फेकनी, हार बार मौका जानो। तू तो बड़ी उस्तादनी है फेकनी, कहीं छिपा रखा है तुमने? फेकनी, अरे उल्लास वर्मा जाने, मैंने नहीं छिपाया। मेरी दोनों आंखें ना फूट जाएं। ठीक कहती है, नहीं छिपाया। फेकनी, अरे आंख से दुनिया में बढ़कर कौन चीज है? उसको भी तो खा लिया। अब क्या चाहते हो? भोकू? मैं क्रिया कसम पर विश्वास नहीं करता फेकनी, तुम तो जानती हो। फेकनी, वाह, तुम ही दुनिया में अर्की के बन के आए हो। यह सब जो काम क्रिया कसम पर होता है सब झूठ है। झूठ, और ये झूठ हो चाहे जो हो, लेकिन मैं तो कसम पर विश्वास रत्ती भर भी नहीं करता, बल्कि जो कसम खाता है उसकी बातें झूठी समझता हूँ। फेकनी, कैसे रे बकुआ? कैसे की बात? कैसे की बात? ऐसी कि जो लोग कसम खाते हैं वे झूठी बात को सच कहकर बतलाने के वास्ते ही तो खाते हैं, नहीं तो जो सच कहता है उसको क्रिया खाने की कुछ जरूरत नहीं है। फेकनी, चलो चलो ढेर हुआ, वह हमारा कागज दो भोकू, अब देर मत करो, कहे देती हूँ। उस बेजान पहचान के आदमी ने कागज देने के बदले कुछ इशारे की सीटी बजाई और झट वहां से भागकर कहीं छिप गया। थोड़ी ही देर में मेरे भाई के दामाद मूलचंद वहां पहुंचे। अब फेकनी से इनकी बातें होने लगी, लेकिन थोड़ी ही देर पर फेकनी चिल्लाकर वहां से भाग गई। क्या हुआ कुछ मालूम नहीं। मूलचंद भी फाटक से चला गया। यह सब देखकर मुझे मालूम देता है कि चोरों का एक दल है और मूलचंद उनका सरदार। फेकनी भी उसमें मिली हुई है। गब्दू और भोकू 2 गुंडे मूलचंद के साथ हैं जो उसी दल के अज्ञा बेताल हैं। जो मुझे मालूम हुआ सो आपको लिख दिया। अब जो कुछ असल बात हो आप उसका पता लगाइए। चिट्ठी पूरी पढ़ चुकने पर जासूस ने समझ लिया कि मूलचंद के हाथ में से जो हार गुंडों ने छीन लिया उसी की बात हो रही है। मूलचंद किसी के दल में नहीं, ना गब्दू और ना भोकू। ऐसा होता तो वह भोकू मूलचंद का खून करने की कोशिश हरगिज नहीं करता। अब जासूस गेरुआ बाबा को बड़ी चिंता हुई। पहले उन्होंने सुपरिंटेंडेंट से सब हाल सुनकर यही समझा था कि साधारण चोरी का मामला है और उनको मेहनत करके चोर को बस पकड़ना है। सुपरिंटेंडेंट ने भी यही समझकर अकेले उनको काम सौंपा था और मन में विचारा था कि यह तो गेरुआ बाबा का भाई हाथ का खेल है, उनको इसमें और कुछ मदद या सहायक दरकार नहीं। लेकिन ज्यों ज्यों गेरुआ बाबा आगे बढ़ते गए त्यों त्यों मामला पेचदार और संगीन होता गया।
सुपरिंटेंडेंट साहब से उन्होंने कहा, यह मामला जैसा हम लोगों ने समझा था साधारण चोरी का नहीं, इसमें बड़े बड़े पेंच हैं। साहब, जी हाँ, हमें भी ऐसा ही भरोसा नहीं था, समझा था कि साधारण मामला है। यह बात सही है कि चोरी बहुत कम की नहीं गई है, तो भी मामला चोरी ही का है, लेकिन अब इतने दिन से आप इसी में उलझ रहे हैं, तब तो देखता हूँ कि बड़ा पेचदार मामला है। आप कुछ सहायता देने वाले चाहते हो तो खुशी से ले सकते हैं। नहीं साहब, सहायक अगर दरकार होगा तो मैं मांग लूँगा, मुझे असलियत निकालना है, और जब आप कोई सहायक इसमें देंगे तो काम में खलल ही होगा, लाभ नहीं। जब इसकी ज़रूरत होगी मैं आपसे निवेदन कर लूँगा। अच्छी बात है, आप अपना काम कीजिए। यही कहकर सुपरिंटेंडेंट ने गिरुआ बाबा को विदा किया। रात के 3 बज गए थे। मूलचंद के दरवाजे पर कई बार पुकारने पर दरवाजा खोलकर उनका नौकर बड़बड़ाता हुआ बाहर आया। कौन है? रात भर सोने नहीं पाया, जो यहीं आंख लगी किवाड़ बड़बड़ाने लगा। क्या काम है? इतनी रात के जो चिल्लाकर कपार खपाए जाते हो? अब तो पुकारने वाले ने कहा। अरे तुम्हारे मालिक के फार्म के वास्ते आए हैं, खबर दो। नौकर, वाह, बड़े काम वाले आए। मालिक को अभी डॉक्टर कह गए हैं सोने के वास्ते, हरगिज नहीं जगा सकते। ऐसी संगीन चोट लग गई है कि जगाने से उनका बड़ा नुकसान होगा। अच्छी बात है, अगर जगाने से उनका नुकसान होगा तो सोने दो, मैं उनका नुकसान नहीं चाहता, उनके भले के वास्ते आया हूँ। जब तुम भी सो रहे हो तो मैं यहीं बैठता हूँ, सवेरे भेंट होगी। नौकर, तो हम किवाड़ खोलकर तो नहीं छोड़ देंगे, आप बाहर उसी चौकी पर बैठिए, जब सवेरा होगा भेंट हो जाएगी। सवेरा? नहीं, सवेरे का बाप हो तो भी उनको जगाना मत, खबरदार। जब आप ही जागे तब खबर देना। नौकर, अजी आप ही ना, तब क्या हम उनको जगाने जाते हैं? जगाने को लाट साहब आवे तो भी हम नहीं जगा सकते, और तो कोई किस खेत की मूली है। जाओ तुम सो रहो, गुस्से में हो, मैं यहीं बाहर चौकी पर बैठता हूँ। 3 तो बज ही गए, 1.5 घंटे में ही सवेरा हो जाएगा। नौकर चुपचाप चला गया। वह आदमी वहीं बाहर की चौकी पर बैठा रहा। जब सवेरा हुआ, नौकर ने आकर किवाड़ खोले, देखा तो माशे चौकी पर ही बैठे हैं, हाथ में राम डंडा, पाँव में सली मसाही जूता, सिर पर लखनऊ स्वीकार की दुपुलिया टोपी, बदन चौड़ी मोहरी के पंजाबी कुर्ते से ढका, धोती सादी किनारी की साफ सुथरी। नौकर मनी मन लज्जित हुआ कि ऐसे भले आदमी को नाहक मैंने नींद में उतनी बात कही, भीतर ना बिठाकर बाहर चौकी पर डाल दिया। फिर अभी जो उस दिन बिना जान पहचाने को भीतर जाने दिया था, उस पर मालिक ने डांट डपट की थी, याद आई। तब मन पछतावा जाता रहा और पूछने लगा, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए हैं? मालिक पूछते हैं। जवाब में उन्होंने कहा, कह दो सेवा समिति से आया हूँ, गेरुआ बाबा ने मुझे भेजा है, नाम है मेटूलाल। नौकर, वाह, नाम भी पाया तो मेटूलाल। ऐसे साफ सुथरे और सुघड़ आदमी, नाम मेटूलाल। तब तो अच्छा हुआ जो रात को मैंने भीतर न सोने दिया, क्योंकि सब कुछ आप ही मेट ही जाते। तब इसको कहाँ याद रखते? मेटूलाल, क्या कहूँ, माँ बाप ने जो नाम दिया उसी को तो जिंदगी भर ढूंढना है। तुम्हारा नाम क्या है भैया? नौकर, मेरा नाम पूछकर क्या कीजिएगा, जाता हूँ मालिक से पहले इसकी खबर दे आऊँ। यही कहकर झट से भीतर गया, लेकिन फिर तुरंत लौटकर कहने लगा, क्या कहूँ साहब, मालिक की तो नींद लग गई है, थोड़ा बैठिए, जब उठेंगे तब बात होगी। मेटूलाल, अभी कह देते मेरा नाम पता पूछते, फिर कहते नींद लगी, ये कैसी बात? नौकर, बात ऐसी कि जो ही कुनकुनाने लगे, मैंने कहा एक आदमी पहर रात के तड़के से आकर बैठा है। उन्होंने कहा क्या नाम है, कहाँ से आए हो? तभी मैं पूछने के वास्ते आपके पास आया। जब लौटकर आया गया तब देखा तो फिर नींद लग गई, इससे नहीं जगाया। बैठिए, कुछ जल्दी तो नहीं? मेटूलाल, जल्दी तो है, लेकिन उनको तकलीफ देकर मैं अपनी जल्दी का काम भी पूरा नहीं करना चाहता, और सच पूछो तो भाई हमको उन्हीं के आराम होने की जल्दी है। अच्छा आओ तुम भी बैठो, बातें करें, जब तक वो जागेंगे ना। वह नौकर आकर पास बैठ गया। उन्होंने पूछा, कितने दिन से बाबू के यहाँ नौकरी करते हो भैया? तलब क्या है? नौकर, तलब तो 10 रुपया है, लेकिन खाली पिन सिन है, काम वाम कुछ नहीं, धोती धोना, नहलाना, कपड़े पहनाना, बस। मीठू, और कितने आदमी नौकर हैं तुम्हारे यहाँ? आदमी तो 4-5 है। एक रसोई बनाने वाली मिसराइन है, एक सौदा सुलूफ के वास्ते कहार है, एक दरवाजे पर के वास्ते सिपाही, और एक जनाने में रहने वाली लौंडी है। गौ को घास लाने वाला, दूध धोने वाला और सानी पानी करने वाला एक ग्वाला है। तुम कितने दिन से नौकर हो? अरे हमको तो अभी बरस पूरा नहीं हुआ, अब की दशहरे में साल पूरा होगा। इतने में भीतर से पुकार सुनकर नौकर दौड़ गया। बात बीच में ही टूट गई। पहले जिस चिट्ठी की बात हम कह आए थे, जिसे लिखकर सेवा समिति ने में भेजा था और सुपरिटेंडेंट अवधेश नारायण ने गेरुआ बाबा को ऑफिस में पहुंचते ही दिखाया था, उस चिट्ठी को तो नोखा ने जब लिखकर एक लड़के के हाथ सेवा समिति में भिजवा दिया, और आप सोने के लिए जाते समय मन में चिंता और दुख करने लगी कि भाई का इतना सर्वनाश हो गया।
जिससे मेरा निभा होता था, जिसकी छाया में मैंने जिंदगी के बाकी दिन काट ले जाने का भरोसा किया था, अब उसकी यह गति हुई तो मेरा दिन भी दुभर हो जाएगा। इस समय वह बालक लौट कर आया और चिट्ठी पहुंचाने का समाचार कहकर विदा हुआ। नोखा को फिर चिंता चढ़ी। फिर अपनी दशा विचारने लगी कि इतने में किसी के रोने चिल्लाने की आवाज आई। फिर लोगों की दौड़ धूप और पांव का धप-धप सुनाई दिया। नोखा भी घबराकर कमरे से बाहर आई। जिधर से आवाज आई थी उधर चली। प्यारी के कमरे में पहुंचकर देखती है उनके बरामदे में सब पहुंचे हैं। मुरलीधर भीतर है। उनको घिरकर चारों ओर नौकर व लौंडी खड़े हैं। एक और प्यारी बेहोश पड़ी है। फेकनी पास में बैठी उसे चेत कराने के लिए सेवा कर रही है। औरों को हटाकर जब नोखा भीतर गई तब दशा देखकर चौंक पड़ी। घर की सब चीजें तितर बितर पड़ी हैं। पलंग की मसारी कट फट कर गिरी है। जान पड़ता है कमरे में कुछ लोगों ने आपस में बड़ी लड़ाई और धींगा मस्ती की है। बेहोश होकर जो प्यारी गिरी उसके उभरे हुए दोनों हाथ जख्मी हैं। सिर के बाल बिखर कर धरती पर लौट रहे हैं। उज्ज्वल ललाट भी रक्त के से लाल है और पास ही कमरे के फर्श पर वैसा ही दाग पड़ा है। फेकनी मुट्ठी बांधे बैठी है। वह चेहरे से बहुत डरी हुई है और रह रहकर लंबी सांस लेती है और चिल्लाती है। मुरलीधर कुछ देर तक कमरे में खड़े अवाक होकर सब देखते हैं। अंत को बेटी की वह दुर्दशा देख मन में उद्वेग और व्याकुलता हुई। उसके कुछ ठीक होने पर हे भगवान, बुढ़ापे में यह भी होना था, कहा। अब सब लोग उनके दुख में हमदर्दी दिखाते हुए भीतर आए। चेहरे से जान पड़ा कि सब लोगों को हाल जानने की चिंता है। मुरलीधर ने लंबी सांस लेकर कहा, काय बेटी, क्या हुआ, बोलो। बूढ़े बाप का मुंह देख, बोलो बेटी। यही कहते हुए उन्होंने कन्या का सिर अपनी गोद में उठा लिया, लेकिन झट बहन नोका भाई उनकी गोद में लेकर प्यारी का सिर अपनी जांघ पर रखकर बैठी। उसके बाद सन्नाटा रहा। नोखा ने प्यारे की नाड़ी पर हाथ रखा। देखा तो सूत की तरह कभी कभी अपना वेग जता देती हैं। आंखें खुली हैं लेकिन मुर्दे की तरह स्थिर, कांतिहीन नहीं। नोखा ने यह सब देखकर वहां आई हुई स्त्री से कहा, मरी नहीं है, अभी जाने उठाकर पलंग पर रख देना ठीक होगा। अब वह उठाकर पलंग पर रखी गई। मुरलीधर उसके सिर के पास झुककर खड़े हुए कि होठ वगैरह हिले या आंखों की पलकें गिरे, लेकिन देर तक वे आंखें वैसी ही खुली रही। कुछ देर और बीतने पर आंखों में प्राण भाव आया और होठ कांप उठे, फिर धीरे धीरे हिलने लगे। मुरलीधर और झुककर पास गए। कुछ सुनने के लिए वैसे ही झुके रहे। थोड़ी देर पर बहुत धीरे से उन्होंने सुना, वह गया। कौन गया बेटी, किसको कहती हो? प्यारी, वही शैतान। यहाँ तो कोई शैतान नहीं। प्यारी, नहीं है, सच कहते बाबूजी? हाँ बेटी, मैं तुम्हारे पास खड़ा हूँ। तब तक यहाँ किसका डर है तुम्हारे पास? अब प्यारी का चित मानो ठिकाने आया। अपने दोनों हाथ उठाकर उसने पिता का हाथ पकड़ लिया, फिर चुप हो गई। ऐसा जान पड़ा कि 2-4 बातें ही कहकर वह थक गई। इस कारण देर तक वह बहुत शांत रही। थोड़ी देर पर उसने आंख खोलकर कमरे में चारों ओर देखा, अकबकाहट दिखाकर फिर रोकर बोली, जान बची। मेरे गहने कहाँ हैं? मुरलीधर, कहती क्या हो बेटी, गहने कहाँ रखे हैं? अब फिर प्यारी दुखी हुई तो फिर शिथिल हो पड़ी। मुरलीधर ने कहा, जरा पानी तो लाना, ललाट से लहू अभी तक बह रहा है। इतना सुनते ही आदमी दौड़ पड़े। इधर नोखा बगल वाले कमरे में गई और एक चिट्ठी सेवा समिति को लिखकर द्वारपाल को के हाथ देती हुई बोली, जल्दी जा, कहीं रास्ते में जरा भी ना ठहरना। उसके चले जाने पर मुरलीधर ने कहा, बड़ी आफत की बात है, पुलिस में खबर देना चाहिए। नोखा, ना, थाना पुलिस का नाम नहीं। क्यों? खबर देने में क्या हर्ज है? कहीं कुछ असल बात का पता नहीं लगता। लड़की बेहोश पड़ी है, कुछ बतला नहीं सकती। मैं तो समझता हूँ कोई चंडाल मेरी प्यारी की जान लेने आया था। जरूर पुलिस को इत्तला देकर उस हत्यारे को पकड़वाना चाहिए। नोखा, अभी पुलिस का कुछ काम नहीं। मुरलीधर, पुलिस बिना दूसरा कौन यह सब करेगा? यह सब काम सेवा समिति ही से होगा। वे ही लोग जासूसी करके इसका भेद लगाएंगे। सरकार भी उनको बहुत मानती है और सब लोग उन लोगों के काम से बड़े खुश हैं। मुरलीधर, अच्छी बात है, हम भी इस सलाह को पसंद करते हैं। बहन, वही खबर भेजो। मेरा मतलब यही है कि चंडाल का पता लगाकर पकड़ना और उसे उसकी करनी का फल देना। हाँ, मैं वहाँ चिट्ठी भेज चुकी हूँ। अच्छी बात है बहन, तुमने बहुत अच्छा किया। इस आफत में मेरा तो चित ठिकाने नहीं, समझ ही नहीं सकता कि क्या करना चाहिए। कई बार जब संकट पड़ा तुमने बड़ी समझदारी से काम लिया। अच्छा, अब जरा प्यारी को देख लो तो इसका जख्म कैसा है, बहुत संघातिक तो नहीं? अब नोखा ने प्यारी के पास जाकर उसको अच्छी तरह देखा। पानी से बहते हुए खून को धोकर जख्म साफ किया। जहाँ कपड़ा बांधने लायक था वहाँ कपड़े बड़ी सावधानी से बांध दिए। फेकनी ने इस अवसर पर बड़ा काम किया। नोखा ने अच्छी तरह सब जांच की। बोले, नहीं, कोई संघातिक जख्म नहीं। कैसे हुआ ये सब, तुम क्या समझती हो बहन? अभी जब तक यह आप नहीं उठती तब तक की सब बातें खाली अटकल होंगी,
लेकिन प्यारी ने जो धीरे से कहा था, गहने क्या हुए, इसका मतलब कुछ समझे? मुरलीधर, ना बहन, वह मैंने सुना तो, लेकिन कारण समझ में नहीं आया कि बात क्या है। नोका, बात ऐसी वैसी नहीं, बहुत संगीन है। फिर यह दुनिया बड़ी टेढ़ी जगह है, बहुत संभल कर चलना होगा। पुलिस में ऐसे मामले देने से बदनामी होती है। जहाँ तक हो इसमें छिपे छिपे काम करना होगा और असल बात जानना, असल अपराधी का पता लगाकर उसको दंड दिलाना, यह तो हम लोगों का असल कर्तव्य है। लेकिन सब काम जरा समझ बूझ कर करना ठीक होगा। सेवा समिति प्रजा की ओर से होने पर भी उसके काम ऐसे हैं कि सरकार भी खुश है। और सरकार खुश भी बिना तलब तनख्वाह के जो लोग काम कर रहे हैं उनका काम अच्छा करके उन पर सरकार को जरूर खुशी होना चाहिए। सरकार तो प्रजा ही का काम उचित रूप होने के लिए खर्चा करती है, लेकिन इतने पर भी जब काम वैसा नहीं होता तब इसमें काम करने वालों की भूल क्या है? सरकार क्या करेगी? वह तो काम करके वास्ते दाम देती है, और लोग जो नमक हरामी करते हैं, प्रजा का काम नहीं करते, वे ही अपराधी हैं। सेवा समिति की नेक नामी के भरोसे पर हमने वहीं खबर दी है। देखो अब वहां से कोई आदमी आ जाए, तब तक प्यारी को भी तो होश आ जाएगा, तभी सब भेद खुल जाएगा।